नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया है। दिल्ली में आज से लॉकडाउन लग रहा है। रात 10 बजे से यह लॉकडाउन शुरू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक, यानी कि 6 दिन का यह लॉकडाउन है। दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। बढ़ते कोरोना केस के चलते यहां पर यह फैसला लिया गया है। आपको बताएं कि दिल्ली में लगातार 25,000 से ज्यादा केस रोजाना सामने आ रहे थे कोरोना के, जिसके बाद सरकार ने यहां पर 6 दिनों का लॉकडाउन लगा करके कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश के लिए यह कदम उठाया है। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से, और साथ ही साथ हमारे साथ अमित राणा हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। जी देखिए अनुपम, जिस तरह दिल्ली सरकार की तरफ से ये 6 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है, निश्चित रूप से अगर बात करें बॉर्डर्स पे तो उसका जो रश है वो देखने को मिल सकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से अनुपम जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं वो ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अननेसेसरी बाहर निकलते हैं वो ना निकले। एसेंशियल सर्विसेज जो पहले से ही छूट दिया गया है उन्हीं लोगों को छूट दिया जाएगा। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो आ जा सकते हैं, लेकिन उनके पास वैलिड पास होना चाहिए। यानी कि जो मेडिकल के सर्विसेज हैं या अगर कोई खाने पीने की चीज़ें हैं तो उनको लेकर जो कदम है वो उसको उठाया जाएगा, लेकिन जो अननेसेसरी अगर बाहर निकलते हैं तो वो बाहर ना निकले और इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस रहेगा। बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जाएगी। नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन का इस बाबत एक मीटिंग भी हो रही है। वो ये तय करेंगे कि बॉर्डर को लेकर किस तमाम लोगों को छूट दी जाए या किन तमाम लोगों को छूट ना दी जाए। इस पर फिलहाल नोएडा में एक मीटिंग चल रही है बड़े अधिकारियों की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अनुपम कि बॉर्डर्स जो हैं उन पर सघन चेकिंग की जाएगी। कौन लोग लेकिन सवाल यहाँ पर यह सुशील कि जो लोग दिल्ली से अगर बाहर जाते हैं, नोएडा होकर के उत्तर प्रदेश में आते हैं बड़ी संख्या में, या फिर मजदूर अगर पलायन करते हैं वहां से अपने घरों की ओर जाते हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति प्रशासन अभी बना रहा है? जी देखिए, ये अचानक लिया हुआ फैसला है अनुपम, और ये रणनीति अभी फिलहाल प्रशासन नहीं बना पा रहा है। इसीलिए आपको याद भी होगा कि अरविंद केजरीवाल बार बार प्रवासी तमाम जो मजदूर हैं उनसे ये अपील कर रहे थे कि वो छोड़कर ना जाएं। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार का फैसला लिया गया है और जिस समय दिल्ली के हालात हैं, ऐसे में दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में सामने निकल कर आएगी, क्योंकि एक बड़े स्तर पर जो बड़े फिलहाल रेलवे स्टेशन हैं या बस स्टेशन हैं वहां पर मजदूरों की संख्या जुटने भी लगी है। और इसीलिए चिंतित है नोएडा प्रशासन, क्योंकि तमाम जो फिलहाल मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, अमित राणा के पास रुक करूंगा। अमित भी कुछ अपडेट हमें दे रहे हैं। अमित,
जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से अपने घरों की ओर निकले थे। अब की बार लॉकडाउन में ऐसी स्थिति न बने, इसको लेकर गाजियाबाद का प्रशासन कितना अलर्ट है? अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, तो क्या माना जाए, नोएडा का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ दिनों और कुछ देर के अंदर, कुछ घंटों में चीजों को साफ करने की कोशिश करेगा कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल अनुपम, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये नोएडा प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अगर अचानक लॉकडाउन लगाया गया है तो नोएडा किस प्रकार तैयार किया जाए, किन किन लोगों को मौका दिया जाए, कौन फिलहाल नोएडा और दिल्ली में एंट्री कर सकता है, किनको, तो इसकी एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। और इसीलिए एक बैठक भी हो रही है नोएडा में। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है नोएडा के लिए अनुपम की जो पलायन की स्थिति है वो ना होने पाए, क्योंकि बड़ी संख्या में अगर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया अमित राणा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। बड़ी खबर है, दिल्ली में एलजी ने सीएम योगी से भी मदद मांगी है। अनिल बैजल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है और मदद मांगी है। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई देने की मांग की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन से बेड्स बढ़ाने की मांग की गई है। तो यहां पर दिल्ली में आपको बता दें कि एलजी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और यहां पर मदद मांगी है। दिल्ली में जिस तरह के हालात है उसके बाद लॉकडाउन लगाना पड़ा है। रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू हो रहा है और इसको लेकर अनिल बैजल ने यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। कोरोना डरा रहा है। देश में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड सामने आया है। आपको बता दें कि देश में 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 1,619 मरीजों की मौत हुई है। देश में 19 लाख से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। 24 घंटों में 1,619 मरीजों की मौत हुई है। एक बार फिर देश में रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। इधर वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। काशी में कोविड कंट्रोल के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कोविड कंट्रोल रूम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोविड संबंधी मामलों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन बनाई गई है। डॉक्टरी सलाह, अस्पतालों की जानकारी इसमें मिलेगी। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद अब ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 9415914000 पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। 0542231400 पर भी मदद के लिए कॉल की जा सकती है। टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है, जिसमें रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सख्ती के लिए कहा गया है। आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। 2 दिन में नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होगा। टीम 11 के साथ बैठक कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने के बावजूद चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी की रैलियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सत्ता पाने वाले वायरस की भी वैक्सीन आनी चाहिए, जो बीजेपी को लगनी चाहिए। सत्ता पाने का जो वायरस होता है, इसकी भी वैक्सीन आनी चाहिए, जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो लगी जाए कि पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर में टीएमसी ने भी कह दिया कि अब हम सांकेतिक रैली करेंगे। कांग्रेस पहले मना कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रैली पे रैली करने को तैयार है। आखिर उसको जनता की चिंता नहीं है, सत्ता की चिंता है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी को, जनता की कतई चिंता नहीं है। यहाँ पे लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है पूरे देश के अंदर में। 2.5 लाख से संक्रमण कोरोना के ज्यादा हो चुके 24 घंटे में। फिर भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच में रैलियों पे रैलियां किया जा रही है, चुनाव पे चुनाव कराई जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी पार्टी के लिए और सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। कोरोना की दूसरी लहर भयानक है। ऐसे में कोरोना से जंग में कारगर दवाओं की जबरदस्त मांग है। आगरा में कोरोना मरीजों के उपयोग में आने वाली दवाओं की न्यूज़ 18 ने पड़ताल की। इस आपदा की घड़ी में ज़्यादातर दवाएं उपलब्ध हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो बाज़ार में नहीं उपलब्ध हैं। तो हम बात करेंगे आज आगरा के दवा बाज़ार में और लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर हालात क्या है वर्तमान में, क्योंकि कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है लगातार। तो के किस तरह की दवाएं? फेविफ्लू दवाई है, वो बहुत शॉर्ट चल रही है। हर तरीके से कहीं भी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है उसकी। सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई फेविफ्लू ही है इस समय। गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि उसकी जल्द से जल्द
उसकी जितनी मिल सके क्वांटिटी ओवर उतनी ले ली जाए। ये दवा कब से आपके पास नहीं है? आती है, बिक जाती तुरंत, 10 मिनट भी नहीं रुकती है ये दवाई, समझ रहे हो आप, इतनी तेज़ी से बिकती है और मिलती ना के बराबर है। और बाकी दवाएं जो हैं? बाकी तो सब कुछ है, आइवरमेक्टिन है, विटामिन सी है, ये सब, और जिंकोवेट हो गई, ये सब खाने लेनी चाहिए इसमें, कोरोना में ये काम देती है। तो कोरोना की ज़्यादातर दवाएं तो हैं, लेकिन फेमिफ्लू एक ऐसी दवा है जिसकी साल्टेज चल रही है और जब आती है तो तत्काल बिक जाती है। तो इस दवा की सबसे ज़्यादा मांग है, क्योंकि हर दिन केस 500 के आसपास निकल रहे हैं ताज के साथ आगरा में। तो ऐसे में उसी एक दवा की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, बाकी सारी दवाएं हैं। और जहां तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है तो वो कोविड हॉस्पिटल में भी नहीं है, सिर्फ एसएन मेडिकल कॉलेज में रात में 100 इंजेक्शन आए हैं, ऐसा डीएम ने बताया है। तो एसएन मेडिकल कॉलेज में रेमडेसिविर इंजेक्शन भी है, बाकी दवाएं भी हैं, लेकिन एक जो फेमिफ्लू दवा है उसकी अनुपलब्धता है जो चिंताजनक है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। गोरखपुर में कोविड के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के कोविड हॉस्पिटल और नंदानगर के 100 बेड के कोविड हॉस्पिटल के अलावा अब शहर के 17 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। गोरखपुर में कोविड के मरीजों को भर्ती करने के लिए अब 1100 से अधिक बेड हो गए हैं और 600 से अधिक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 17 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ गए हैं जिन लोगों ने इसमें भर्ती करने के लिए मरीजों की सेवाएं देना शुरू कर दिए हैं। तो हमारे पास बेड की संख्या पर्याप्त है। हमारे पास 1100 से ज़्यादा बेड की संख्या है और 600 से ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बाईपैप, अदर तरह की जो ऑक्सीजनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से 650 से ज़्यादा हमारे पास उस तरह के बेड हैं। अभी हमारे पास 400 के आसपास हमारे ज़िले में पेशेंट भर्ती हैं जो हमारे ज़िले से भी, बाहर के भी ज़िलों से आए हुए हैं। तो उन सब का इलाज चल रहा है। और आइए अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। कुल 20 जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होगी, लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। तो दूसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग जारी है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रही हैं। 20 जिलों में ये वोटिंग हो रही है जिसमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। हम आपको 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बागपत की आप देख रहे हैं जहां पर लोग पंचायत चुनाव में सुबह से ही वोटिंग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की और तीसरी चित्रकूट और चौथी लखीमपुर खीरी की जहां पर महिलाएं और तमाम लोग जो है बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छे और स्वच्छ छवि के नेताओं को चुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी। 5 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़, बदायूं, ललितपुर, मैनपुरी और वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग बढ़ चढ़कर पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़, बदायूं, ललितपुर, वाराणसी, मैनपुरी, ये 5 जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर सुबह 7 बजे से ही लगातार मतदान जारी है। महिलाओं की और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर दिखाई दे रही हैं। मास्क लगा करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कई जगहों पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है, लेकिन उसके बाद लोग मास्क लगाए हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। बागपत से बड़ी खबर आ रही है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वोट डालने को लेकर 2 प्रधान प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामा कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ौद कोतवाली के मलकपुर गांव की यह घटना है। ये तस्वीरें इस वक्त बागपत की मारपीट की घटना सामने आई है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है बागपत में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और 2 पक्षों में वहां पर मारपीट हुई है। 2 प्रधान समर्थक वहां पर आपस में भिड़ गए। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। रंभुआ विधानसभा से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। बिना वोट दिए ही बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी घर लौटे।
विधायक की पत्नी रेखा द्विवेदी ने वहां पर वोट दिया है। विधायक सूर्यभान पट्टी विकासखंड लंबुआ के निवासी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक वहां पर खुद अपना वोट कास्ट नहीं कर पाए। वोटर लिस्ट में उनका खुद का नाम नहीं था। मेरा घर जहां है उससे एकदम दूसरे छोर के वार्ड पर और बूथ पर ये यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है बूथ का। जी जी। और दूसरे यहाँ पर आने पर मेरी पत्नी का वोटर कार्ड में जी वोटर लिस्ट में नाम है जी और मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। बदायूं में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। यहां के सदर कोतवाली क्षेत्र के मीरा सराय गांव का मामला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो बदायूं की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों में वहां पर मारपीट हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को, यहां पर कई लोगों को, आपको बता दें कि दो पक्षों में मारपीट के मामले में हिरासत में लिया गया है। आजमगढ़ के लालगंज तहसील में वोटिंग के दौरान दो गुटों में झड़प हुई है, जिसके बाद दबंगों ने मतदान केंद्र में घुसकर बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। सरोपहा ग्राम पंचायत के कंपोजिट स्कूल का यह पूरा मामला है। दो गुटों में वहां पर झड़प हुई थी और बहरहाल ये जानकारी आ रही है कि बैलेट बॉक्स में वहां पर पानी डाला गया है। फर्जी मतदान की शिकायत पर हंगामा हुआ है। दो गुटों में वहां पर झड़प हुई थी। मतदान केंद्र में मतपेटी में पानी डाला। अभिषेक बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी अनुपम, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, ये लालगंज ब्लॉक का सरुपहा गांव है जहां पर फर्जी वोट की सूचना मिल रही थी। जैसे ही ये सूचना मिलती है दो गुट आमने सामने हो जाते हैं और दोनों के बीच नोकझोंक होती है, जिसके बाद एक गुट के कुछ अराजक तत्व पोलिंग बूथ के अंदर घुस जाते हैं और घुसते ही पोलिंग बूथ में जो बॉक्स बैलेट बॉक्स पेटिका होती है उसमें पानी डाल देते हैं और वहां से मौके से फरार होती है। सबसे हैरत करने की बात होती है कि वहां पर जो सुरक्षा कर्मी डटे होते हैं, सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद होकर मुखदर्शक बने देखते रहते हैं और अराजक तत्व अपना काम करके वहां से निकल जाते हैं। फिलहाल मौके पर सूचना के बाद एसडीएम लालगंज और सीओ लालगंज मौके पर पहुंचे हुए हैं और अराजक तत्वों की तलाश की जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि जानकारी होने के बाद उस गांव के चुनाव को रद्द कर दिया गया है, जिसे बाद में कराया जाएगा। अनुपम, बहुत बड़ी खबर, चुनाव को रद्द किया गया है। अभिषेक उपाध्याय बता रहे हैं कि जहां पर बैलेट बॉक्स में पानी डाला गया, जिलाधिकारी ने कदम उठाते हुए यहां पर उस जगह के चुनाव को रद्द किया है।